18 साल से ज़्यादा का उम्र वाला जिसका दिमाग सही है वो विल बना सकता है। लोगों को लगता है कि ये टाइप किया हुआ चाहिए, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने हैंड राइटिंग में भी लिख सकते हैं, प्लेन पेपर पे भी लिखिए, आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको इसमें कोई टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। दिस पर्सन हैज़ नॉट मेड अ विल। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक उनको जो हमारा एक फॉर्मेट है उस हिसाब से उसकी डिवीजन होती है प्रॉपर्टी की। तकलीफ ये भी होती है जिनके कोई बच्चे नहीं है, नेफ्यूज नीसेस, दे ऑल स्टार्ट फाइटिंग। मरते वक्त मैंने इनको ज़्यादा ध्यान दिया था, इनके इलाज के लिए मैंने ज़्यादा दिया था, वगैरह वगैरह वगैरह। और प्रोबेट लेने के टाइम पर अगर सबकी सहमति नहीं होती है तो यस, वो केस चलता ही रहता है। पेरेंट्स कैन बी इलेजिटिमेट, अ चाइल्ड कैन नॉट बी इलेजिटिमेट। ये रिकग्निशन हमारी जुडिशरी भी देती है। एक जनरेशन अपनी अगली जनरेशन को क्या दे सकती है? प्यार, समझाइश, सिखाइश, हेल्थ, और फिर आती है बात वेल्थ की। एक जनरेशन जब भी उसी जनरेशन को वेल्थ देके जाती है तो उसके लिए वसीयत बनाई जाती है, विरासत में लिखा जाता है कि क्या क्या मिलने वाला है। इसी विल, इसी विरासत, इसी वसीयत के लिए हम जिनसे बात करने वाले हैं मेरी सहेली के इस पॉडकास्ट में, जो कि एडवोकेट हैं हम बॉम्बे हाई कोर्ट में, और इनसे जानते हैं विल के बारे में वो सारी बातें जो आपको अभी तक नहीं पता है लेकिन अब पता होंगी। हाउ आर यू? बस मैं ठीक हूँ। विल, ये सुनने में बड़ा पॉजिटिव सा वर्ड लगता है, लेकिन जब बात वसीयत की कही जाती है तो थोड़ा सा प्रेशर भी आ जाता है। एग्जैक्टली विल में क्या क्या होता है? विल तो एक आखिरी दस्तावेज है जो आदमी के मरने के बाद लोगों को पता चलता है कि भाई पापा या मम्मी ने या किसी ने क्या उनके लिए छोड़ा है। वसीयत इज सपोज टू बी डॉक्यूमेंटेड। आप उसको लिखिए। लोगों को लगता है कि ये टाइप किया हुआ चाहिए, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने हैंड राइटिंग में भी लिख सकते हैं, प्लेन पेपर पे भी लिखिए, आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़, आई रिपीट, ना ही तो आपको इसमें कोई टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप उस पर डेट लिखिए, आपका पूरा नाम लिखिए, आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों का नाम लिखिए। भले ही आप सिर्फ 2 बच्चों को ही पैसा देने वाले हो और तीसरे को कुछ नहीं देने वाले हो, पर आप नाम तीनों का लिखिए, वरना वो विल खारिज कहलाएगी, वो वैलिड नहीं कहलाएगी। तो तीनों का नाम लिखिए, उनका एड्रेस लिखिए और आपको किसको क्या-क्या देना है उसकी आप एक लिस्ट बना लीजिए। अच्छा। हाँ। विल में और एक ज़रूरी है कि अगर आपको अपने डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि भई आपका एक दिमागी संतुलन ठीक है। आप गुस्से में भी प्लीज़ वसीयत मत लिखिए, ठंडे दिमाग में लिखिए, क्योंकि अगर किसी से आप नाराज़ हों, कल शायद आप नाराज़ ना भी हों, उसको आप छोटी बात के लिए अगर बेदखल कर रहे हों, तो बहुत प्यार-मोहब्बत में भी मत लिखिए। संतुलित दिमाग में आप अपने हाथों से विल लिख सकते हैं। तो आप एज कुछ होती है विल लिखने की? 18 साल के ऊपर का कोई भी इंसान विल तो लिख सकता है। कोई सिंगर है, शायद कैंसर से पीड़ित है, जाने वाला होगा, वो भी विल तो लिख सकता है। कमाई तो कर रहा है। हाँ, उसके लिए वो कमा रहा हो बशर्ते हाँ, नहीं है चलो, पर अगर उसको पता है कि उसके पास जितनी भी बपौती है, जो भी उसके पास है, वो अपने भाई-बहनों को दे, शायद बच्चे ना ही हों उस छोटी उम्र में। 18 साल से ज़्यादा का उम्र वाला जिसका दिमाग सही है, वो विल बना सकता है। ओके। और हमेशा इसको, अभी तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन हमेशा इसको लीगल या फिर एक जैसे बोलते हैं कि वकील का होना ज़रूरी है, वो कितना सपोर्ट करता है विल को? सपोर्ट इसीलिए करता है कि कभी-कभी एक बच्चा कह देता है कि आपने पापा को बरगलाया था, डराया था, धमकाया था, इसीलिए मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए था, आपने ज़्यादा ले लिया है, ये होता है। सो विल में अगर आप उसको रजिस्ट्री करवाते हैं तो ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। पर अगर एक रजिस्टर्ड विल होता है तो उसकी एक सैंक्टिटी होती है, उसको थोड़ा वजूद ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि लोग मानते हैं कि भई 2 विटनेस थे, जो वैसे भी लेने हैं आपको। हाँ।
पर वो रजिस्टर्ड होता है तो आदमी ने फर्जी काम करने की गुंजाइश कम हो जाती है। जो सोल्जर है, जो हमारा कहीं फ्रंट पे लड़ रहे हैं, वो तो रजिस्ट्री करवाने नहीं जा सकते हैं। उन्होंने अपनी अगर वसीयत लग रहा है कि भाई आखिरी समय आ गया है, उनका लिखा पढ़ा हुआ विल चलता है। अगर वो तो उनको तो ओरल विल करने की भी सुविधा है। अगर अपने अच्छा। हाँ, अपने साथी को अगर उन्होंने बता दिया कि भाई मेरी ये अंतिम इच्छा है, जवान ही होते हैं वो सब, उन्होंने कहाँ एक्सपेक्ट किया होता है कि भाई जिंदगी का आयु इतनी कम है। सो यस, वो विल भी वैलिड है। तो विल में आप लिखिए कि भाई ये मेरे इसके पहले जितनी भी विल है वो खारिज कर रहा हूं मैं, और ये मेरी नई और आखिरी वसीयत है। और आखिरी से कुछ डरने की बात नहीं है, आप हर हफ्ते नया विल बना सकते हो। अच्छा। हाँ, बशर्ते आप ठीक से तारीख लिखिएगा, उसमें काट छाट ना करें। और फिर आप लिखना है कि भाई इसके पहले की विल मैंने कैंसिल कर ली है। कभी कभी ये होता है कि चलिए आपने विल बना ली है, फिर आपने कोई नई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है, हाँ, तो पूरा रिपीट करने को भी कंटाला आता है। हाँ, जरूरी भी नहीं है, तो कोडिसिल हो जाता है। अच्छा। तो कोडिसिल में आप लिख देते हैं कि भाई मैंने एक विल XY डेट पर बनाई थी, मान लीजिए 1 जून को बनाई थी, अब दिसंबर के महीने में मैंने एक नया फ्लैट ले लिया है। हाँ। तो उसके साथ इसको भी जोड़ रहा हूं मैं। वो तो वसीयत है ही, प्लस ये कोडिसिल है। विल जो चीज होती है उसके लिए हम मतलब आम लोग, मेरे जैसे लोग जो लीगल एंगल नहीं जानते हैं बहुत डराता है। अरे उनकी विल है, उसमें बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं, तो ऐसे में कितना समय बीत जाता है और वेस्ट हो जाता है हमारे न्यायालयों का। होता ही है, प्रोबेट लेना कंपलसरी हो जाता है फॉर प्रॉपर्टीज। उन लोगों को कम तकलीफ है जिनके एक ही बच्चा है। हाँ, सर्टनली उनके यहाँ लड़ाई फसाद कम होता है। महाभारत से लेकर अब तक हम देख सकते हैं। यही आप तकलीफ ये भी होती है जिनके कोई बच्चे नहीं है। हाँ। अब नेफ्यूज नीसेस दे ऑल स्टार्ट फाइटिंग। हाँ। मरते वक्त मैंने इनको ज्यादा ध्यान दिया था, इनके इलाज के लिए मैंने ज्यादा दिया था, वगैरह वगैरह वगैरह। और प्रोबेट लेने के टाइम पर अगर सबकी सहमति नहीं होती है तो यस, वो केस चलता ही रहता है। 10 साल, 15 साल, 25 साल, पता नहीं है कितना साल चलता है। और प्रोबेट लेना कंपलसरी हो ही जाता है, बिकॉज विल या तो इंटेस्टेट होता है। इंटेस्टेट क्या होता है? आदमी ने वसीयत बनाई ही नहीं है। हाँ, वो भी एक होता है। अनफॉर्चुनेटली किसी का देहांत हो जाता है रास्ता क्रॉस करते वक्त, उसने वसीयत बनाई नहीं है, तो उसको हम इंटेस्टेट कहते हैं। INTESTATE। दिस पर्सन हैज नॉट मेड अ विल। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक उनको जो हमारा एक फॉर्मेट है उस हिसाब से उसकी डिवीजन होती है प्रॉपर्टी की। अगर विल लिखा गया है तो उसमें एग्जीक्यूटर नियुक्त होता है कि भाई मेरे जाने के बाद मेरा भाई या मेरी वाइफ इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जो मैं चाहता हूँ उसको ये अंजाम देंगे। अच्छा, ओके। एक समय था जब लड़कियों को इस वसीयतनामे में इंक्लूड नहीं किया जाता था, उसके बाद में लड़कियों को इंक्लूड किया गया है। इससे कितना पॉजिटिव चेंज नजर आया और क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है? 1956 के बाद हर बेटी का इक्वल हक है। उन्होंने शादी कर ली है तो भी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि शी इज अ मेंबर ऑफ योर फैमिली, प्लीज रिस्पेक्ट दैट। बच्चे में हम पक्षपात ना करें, इसीलिए सबको इक्वल हक मिलेगा। भाई है, बहन है, अब सब बच्चे का इक्वल हक है। अब अगर कभी कभी ये हो जाता है कि शादी में पापा ने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया है, शादी के टाइम पे उसको बहुत ज्यादा गहने भी दे दिए हैं, उसकी लिखा पढ़ी कोई नहीं करता क्योंकि प्यार से दी गई चीज है। तो लड़कियां कभी कभी इसका मिसयूज करती हैं। शादी के टाइम पे जो गहने दिए हैं, पापा ने सोचा होगा कि घर में बेटे को दे देता हूँ, हाँ, वो गहने बेटी को दे देता हूँ, पर लड़की कहती कि वो तो मेरा था, घर में भी हिस्सा है। इसको प्रूव करने में बड़ी दिक्कत होती है। करेक्ट। बहुत बार मैंने खुद ने भी देखा है, कई बार बेटी की
मृत्यु हो गई है, मतलब जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन है उसमें से सिवाय बहू की कोई बची नहीं है और बहू चाहती कि पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, तो ऐसी भी कई सारी चीजें आपके सामने, षड्यंत्र वाली बात भी बहुत ज्यादा सामने आ जाती होंगी, फिर कैसे डील किया जाता है? षड्यंत्र तो होना ही है, अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो ऑफ कोर्स व्हेन देयर इज अ विल देयर आर रिलेटिव्स. यस. Where there is property, so you attract people. हमारी बहुत ही चहीती सिंगर थी सुरैया जी. सुरैया जी की अपनी कोई संतान नहीं थी. उनका जब प्रॉपर्टी डिवीजन हुआ तब उनका कोई दूर दराज का रिश्तेदार काफी साल के बाद आया था. सो जब नहीं होता है कोई, और अगर बहू इसको ही क्लेम कर रही है तो शी इज अ विडो. दिस इज योर क्वेश्चन. जी जी जी. विडो है, विडो के बच्चे तो हैं ही. हम्म. तो लोगों को कभी कभी इन लॉज को नहीं भी अच्छा लगता, वो सोचती है मेरे बेटे को मार दिया. ओ. ये एक सोच होती है हमारे यहाँ कि भाई बेटे को मार दिया है, बहू को मत दो, पर पोता पोती को तो मिलता ही है. अच्छा. तो उनका हक बनता ही है. बच्चा अगर मान लीजिए दूसरी शादी से है, लिव इन रिलेशनशिप से है, तो वो लिव इन पार्टनर की अगर खुद की कोई शायद फैमिली में रिकॉग्निशन नहीं होती है, पर उनके बच्चे का हक उतना ही लगता है. ओके. वाई दिस लिव इन की अगर आप बात करें तो जब वो बच्चा पैदा कर रही है आपके बेटे का, मिसाल के तौर पे, तो वो क्यों फैमिली का पार्ट नहीं है, और बच्चा है पर वो नहीं है जबकि पैदा वो खुद कर रही है? ये एक मुझे कभी समझ में नहीं आया है. ये सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होना है या सच में इसमें नहीं होना चाहिए? योर टेक. See, if it's a live-in relationship, even she has chosen this. ओके. Why blame only the in-laws? अब मैं कुछ अगर डिसीजन ले रही हूँ, आई शुडंट फोर्स माई पेरेंट्स टू एंडोर्स इट. वो उनकी मर्जी है, मैंने मेरी मर्जी एग्जीक्यूट कर ली. Why do I expect them to adopt my decisions? फिर तो ठीक है, आप कायदा दिखाकर कुछ मांग रहे हो, तो आप दे रहे हो तो आप कायदा दिखा रहे हो, आप एक्सेप्टेंस क्यों मांग रहे हो? हाँ. उसको एक्सेप्ट करना नहीं करना वो तो पेरेंट्स की अपनी खुशी की बात है ना. करेक्ट. और इस तरीके से जब बच्चे को मिलने लगी है इस तरीके से प्रॉपर्टी में हिस्सा, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है या नेगेटिव इम्पैक्ट भी सामने नजर आया है अभी तक जब से डिक्लेयर किया गया है? आई स्ट्रांगली बिलीव वन थिंग, प्लीज आपके ऑडियंस से भी, बच्चे इलीगल या इलेजिटिमेट नहीं होते, माँ बाप होते हैं. एग्जैक्टली. आई thoroughly believe in this entire system कि भाई जाबाली से लेकर अभी तक में, जाबाली is a nice character from mythology. You do not know can Google it. So parents can be illegitimate, a child cannot be illegitimate. तो ये recognition हमारी जुडिशरी भी देती है. ओके. लिव इन रिलेशनशिप से बच्चा है वो नाजायज नहीं है. नाजायज इन द सेंस इलेजिटिमेट जैसा वर्ड आप यूज कर रहे हो जस्ट टू शो कि भाई दो शादी से हुए, एक बिना शादी का बच्चा है. तो इसमें इलेजिटिमेट फादर है क्योंकि पहली शादी से शायद उनको 2 बेटी है, उनको एक बेटा चाहिए जो दूसरी लेडी से हो रहा है उनको. अब वो उसको लिव इन का रिलेशनशिप क्यों मिल जाता है दर्जा? शायद वो दूसरी लेडी को पता नहीं कि इन्होंने दूसरी पहले एक शादी कर रखी है. लोग दोगली जिंदगी जी रहे हैं. तो झूठ इतना बोलते हैं लोग कि बिगेमी इज अ क्राइम आउट है. करेक्ट. बिगेमी क्राइम है. और अगर वो सेकंड वाइफ इज अ हाउस वाइफ, शी डज नॉट हैव इनकम, उनके पास कोई चारा ही नहीं है इसको बर्दाश्त करने के अलावा. ट्रू. सो शी डज नॉट गेट अ शेयर, शी माइट नॉट गेट अ शेयर, बट उनके बच्चे को डेफिनेटली शेयर मिलेगा. अच्छा, एक बात होती है विल और एक होती है लिविंग विल, दोनों में क्या अंतर होता है? लिविंग विल एक ऐसी चीज है जहां पर आदमी अगर सोचता है कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन हो गई और बदकिस्मती से वो कोमा में है और उनको लाइफ सपोर्ट पे रखा गया है, तो कितने दिन तक वो खुद रहना चाहते हैं. तो वो कभी कभी रिश्तेदारों के लिए एक बहुत ही उलझन वाला सवाल होता है कि भाई वेंटिलेटर कब बंद कर देना है. एग्जैक्टली. क्योंकि शायद मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, उस व्यक्ति को भी तकलीफ हो रही है क्योंकि सब जगह पे ट्यूब्स डाले हुए हैं. सो लिविंग विल इज समथिंग व्हिच
द पर्सन कैन एग्जीक्यूट, होपफुली लोग उसका पूर्ण नहीं कर दें हाँ, इसके आड़ में, इसकी आड़ में अगर, वरना इट इज मोर और लेस लाइक यूथेनेसिया कि भाई एग्जैक्टली। अगर मैं 2-3 दिन में, 3 हफ्तों में, 4 हफ्तों में अगर वापस नहीं आ रहा हूँ तो प्लीज आप अपना खर्चा बंद कर दे और वेंटिलेटर भी बंद कर देना। उसको कहते हैं लिविंग विल। ओके, इट्स अ डाइंग विथ डिग्निटी सॉर्ट ऑफ थिंग। तो इच्छा मृत्यु शायद इच्छा इसे। मृत्यु कहते हैं। Yes. ओके, जब किसी व्यक्ति के एक ही बेटा या एक ही बेटी हो तब भी क्या विल की जरूरत होती है? नहीं, वो डायरेक्ट जाता है। क्योंकि अनलेस किसी को ये कहना है कि भाई पर्याप्त है, थोड़ा मैं कैंसर इंस्टीट्यूट में देना चाहता हूँ, कुछ हाँ। मैं अनाथ आश्रम में देना चाहता हूँ, कुछ गौशाला में देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा जो है वो सक्षम है, तो नहीं ज़रूरी होता है। पर प्रोबेट फिर भी लेना पड़ता है, एयरशिप सर्टिफिकेट फिर भी लेना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटीज़ में फ्लैट्स ट्रांसफ़र करने के टाइम पर काफ़ी सेक्रेटरी हाँ। चेयरमैन डरते हैं यस, कि अगर मान के चलो, कहते तो एक ही बच्चा है, पर अगर उसने 2 शादी कर रखी है और दूसरी शादी से कोई बच्चा आके अगर क्लेम करेगा तो हम कहाँ जाएंगे? वो कहते हैं भाई आप हाई कोर्ट से एयरशिप सर्टिफिकेट लेकर आओ। ओके। ऐसा इसलिए भी मैं जानना चाह रही क्योंकि ख़याम साहब जो कि अपने ज़माने के बहुत जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने अपनी जितनी भी संपत्ति थी, ऐसा नहीं कि उनकी संतानें नहीं थी, लेकिन जितनी भी संपत्ति उन्होंने ली थी, कमाई थी, उसे दूसरों के लिए दान करके चले गए थे। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या कुछ और भी उसमें भी विल लिख कर जाना होता है, प्रॉपर विल? प्रॉपर विल लिखते हैं ना तो एटलीस्ट देखिए इंस्टीट्यूशंस तो बहुत सारे हैं, फिर किसको जाएगा? हाँ, फिर वो एक एस्टीट होता है, गवर्नमेंट में पड़ा रहेगा। अगर आप साफ सुथरी जबान में नहीं लिखते हो कि किसको क्या कितना जाना चाहिए, आप अगर वो ट्रस्ट नहीं बना रहे हो तो वो इट्स अ वेस्ट, इट्स एन एब्सोल्यूट वेस्ट, नो, बिकॉज नोबडी नोज हु कैन टच इट, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बहुत बार जब विल लोग बनाते हैं तो कुछ गलतियां कर जाते हैं, कुछ गलतियां जो आपकी नज़र में आई हो। मुझे एक अच्छा लगता है जिसमें पेरेंट्स लिखते हैं कि मैंने जो भी लिखा है वो अपनी समझ से लिखा है, अगर कोई बच्चा इसमें कुछ भी आपत्ति जाहिर करता है तो उसको खदेड़ दिया जाए इस विल से, या वाक्य लिख सकते हो। अच्छा, एटलीस्ट वो बच्चे को समझ में कि पेरेंट्स मीन बिजनेस। पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय वाली बात सही ही है। अगर आप लिख कर भी जा रहे हो, बच्चे उसको एग्जीक्यूट करेंगे नहीं करेंगे, उसको ऊपर कोर्ट केस कचहरी चलती रहेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपने अपनी इच्छा व्यक्त की है। फिर तो कंसेंट फॉर्म तो हम अस्पताल में भी लिख देते हैं, क्या कर लेते हैं हम डॉक्टर का। हाँ, करेक्ट। अच्छा, एक होता है गिफ्ट डीड एंड एक होता है विल, इन दोनों में कितना अंतर आ जाता है? गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड अगर नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, gift deed has to be registered with 2 witnesses in it. Okay. If it is not registered, does not make sense. It becomes irretrievable. आज आपने अगर एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड से आपने किसी को एक जगह दे दी है, ठीक है, और उसने वो आगे बेच दी, सपोज, हाँ, वसीयत में तो कैसा है, उसने मेरे मरने की राह देखनी है। गिफ्ट डीड में ऐसा नहीं, वो तो गिफ्ट मुझे मिल गया, गिफ्ट तो मिल गया, so he cannot sell it. He cannot claim ownership till I am alive. गिफ्ट डीड का अगर रजिस्टर्ड हो जाता है तो ही इज ओनर, अनलेस मैंने गिफ्ट में लिखा है, गिफ्ट डीड में मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरी जीती जी है मैं इस्तेमाल करूंगी, मेरे मरने के बाद तुमको ये मिलेगी, या इसमें से जो भी किराया आ रहा है जो भी है वो मुझे मिलेगा मेरे मरने के बाद, फिर तो वह जाए। ये तो जर जोरू जमीन, ये हमेशा ही लड़ने का 3 कारण होते हैं। जमीन पे विवाद तो सालों, मतलब महाभारत से शुरू है। तो ऐसे में सबसे अच्छा तरीका होता है आपस में मिल बैठकर बात करने का, लेकिन जब आप इस लेवल पे आ गए हैं कि आप अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो फिर आप उसको इजी वे आउट कैसे निकालने की कोशिश करते हैं? सबसे पहले एक वकील या एक हमारा जो माननीय न्यायालय है वो क्या सजेस्ट करता है इन लोगों को? सेटल करना। सेटल इसीलिए करना चाहिए, आज आपने जमीन गांव में खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपया दिया,
आपका एक भाई है जो उसको जोत रहा है हम्म। और आप बम्बई में आकर आप एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो। हम्म। उन्होंने भी 50 लाख डाले, आपने भी 50 लाख डाले, हम्म। पर आज वो जोत रहे हैं, उन्होंने उनकी फेंसिंग की है। अगर जब वो जगह बेची जाती है तब किसका हिस्सा ज्यादा होना चाहिए? सर्टेनली जो उस पर काम कर रहा है। उसको काम करे, उसने ये भी तो एहतियात बरती ना कि कोई और आके उसको हड़प नहीं कर ले, पर हम फिर कागज दिखाते हैं उसको, मैंने आधा दिया था, आधा दो। प्रथा जी, ये जॉइंट विल जैसी चीज क्या होती है? हस्बैंड एंड वाइफ दे बोथ कैन जॉइंटली मेक अ विल। मान लीजिए हस्बैंड ने कह दिया कि मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ को मिल जाए, अगर वाइफ पहले मर रही है तो वो भी साइन कर देती कि तो मेरी जितनी भी है वो पहले हस्बैंड को जाएगी और फिर हस्बैंड के बाद उनके देहांत के बाद बच्चों में बंटवारा हो जाएगा। तो दो अलग अलग वसीयत नहीं बनते हैं, वो एक ही विल में दोनों अपना इच्छाएं व्यक्त कर सकते हैं। और जनरली इट इज फॉर प्रोटेक्टिंग कि भाई इसका कोई दो अर्थ नहीं निकाले, द्विअर्थ ही नहीं होगा। मेरे मरने के बाद इसको जो पहले मरता है दूसरा उसको इस्तेमाल करेगा, घर को, जायदाद को, जो भी है वो। एक बात बहुत क्लियरली देखने में आती है, मैं आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड, जितने भी विल या कागजी बातें होती हैं उसमें या तो इंग्लिश बहुत क्लिष्ट होती है या हिंदी बड़ी क्लिष्ट होती है। मतलब इजी वर्ड्स में जो आम लोगों को समझ सके, क्या ऐसा कोई प्रावधान होता है क्या? डेफिनेटली जरूरी है। आप वकील के पास जाएंगे तो थोड़ा क्लिष्ट हो ही जाएगा, क्योंकि हम हमारी पढ़ाई का कुछ तो नमूना पर्चा दिखाएंगे ना। आप अपनी जबान में लिखे, क्या तकलीफ है? आप जो आपको समझ में आ रहा है, आपके परिवार को आपकी जबान ज्यादा समझ में आएगी, वकील को क्या समझ में आएगी? अगर आपने कहा है कि मेरा कोई कंगन है, इसको जाना चाहिए, आपकी बेटी को पता है आप कौन से कंगन की बात कर रहे हो? सो लिख सकते हैं। जहां पर लड़ाई नहीं है वहां पे इसको आसानी से खत्म किया जा सकता है। यहाँ तक कि मेरे मरने के बाद जो पंडितों को खाना खिलाना है 12वीं 13वीं का, उसका भी आप प्रयोजन लिख दीजिए कि भाई मेरी इस जायदाद में से जितना भी पैसा निकलता है उसमें से आप खर्चा ना करें, उनको दे दे या ऐसे यूज कर लें। अच्छा, एक होता है विटनेस या एग्जीक्यूटर, वो क्या होता है? एग्जीक्यूटर ये होता है कि भाई मैं मर जाती हूँ तब मैं इनको नियुक्त कर रही हूँ, मिस्टर एक्स को, मेरे भाई है, बेटा है, पति है, जो भी है, जो इस विल को अंजाम देंगे। अगर किसी इंस्टीट्यूट को पैसे देने तो वो देखेंगे कि भाई चेक उस इंस्टीट्यूट को जाता है, बच्चे को कुछ देना है तो वो ही विल ओवरसी। काइंड ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी कि वो अलग हो जाएगा शाब्दिक तौर पे? शाब्दिक तौर पे अलग हो जाता है वो, बिकॉज अगर इफ आई हैव गिवन अ पावर ऑफ अटर्नी टू समबडी और मैं मर जाती हूँ तो पावर ऑफ अटर्नी वहीं पे खत्म हो जाता है। ओह, अनलेस यू हैव एक्टेड अपॉन दैट पावर ऑफ अटर्नी ऑलरेडी व्हेन आई वाज अलाइव। ओके, पावर ऑफ अटर्नी कम्स टू एन एंड द डे आई डाई। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि नॉमिनी कौन हो सकता है, किसे बनाया जा सकता है? नॉमिनी आप किसी को भी बनाइए, हालांकि नॉमिनी इज नॉट एन ओनर, ही इज जस्ट अ पर्सन हु इज अलाउड टू ओवरसी। उनके पास वो नॉमिनेशन है, फिड्यूशरी जिसको कहते हैं, उनके पास हक नहीं है कि उसको वो बेचें। ओके, अगर शेयर सर्टिफिकेट में किसी की नाम दर्ज हो रही है तो उसमें ब्रैकेट में नॉमिनी लिखा जाता है, इसका मतलब है कि ये इस चीज के ओनर नहीं है, इसके मालिक नहीं है। तो ये जो विल होती है ये प्योरली एक व्यक्ति की खुद की इच्छा होती है या उसमें भी कोई लीगल एंगल हो सकता है? लीगल एंगल होता है जब किसी को फोर्स अगर करके सच में किसी ने लिखवाई है तो ये हो गया एक लीगल एंगल। वसीयत में लोग करते हैं, कभी कभी बेटा आखिरी दिनों में ध्यान रखेगा, इस आश्रय में भी लोग वसीयत में उसको ज्यादा दे देते हैं, रखे नहीं रखे हो तो उसकी किस्मत, वो तो अलग बात है। सो विल में बहुत सारे एंगल्स होते हैं। लोग कहते हैं कि भाई कैश तिजोरी में था वो ले लिया। अच्छा, हाँ, हम तो वसीयत में इतना ही लिखते हैं कि मेरी ऑर्नामेंट्स इसको जाएंगे। ऑर्नामेंट्स इतने सारे होते हैं वो लोग, और फिर आपस में वो अगर लड़ाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि नहीं 1 किलो सोना था, तुमने आधा किलो ही
लॉकर मेरे कहने के मेरी मौजूदगी में नहीं खोला, 3 लॉकर थे, तुमने 2 लॉकर का पैसा खा लिया। ये बहुत सारे ऑप्शंस मैं आपको कह रही हूँ कि ये इस किस्म की लड़ाई होती रहती है। आपके जितने भी केसेस हुए हैं, सबसे अनोखा या अजूबाई केस कभी कोई आपने देखा हो तो उसके बारे में भी शेयर करें। वसीयत को लेकर हाँ जी। अनोखा केस मैं ऐसे कह सकती हूँ जहाँ पे बहनें हमेशा ये कह देती कि मैं तो पढ़ लिख नहीं पाती हूँ, और भाइयों ने फिर उनके कॉन्वेंट एजुकेशन के पेपर्स दिखाएं कि ये तो अंग्रेजी समझती हैं। फैमिली सेटलमेंट हमने जब साइन किया था तब तो ये पैसा लेकर बैठी हैं। तो मैंने ऐसा देखा है। और फिर जानबूझकर अगर उनको विटनेस स्टैंड में खड़ा रखा जाता है तो अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है, वैसे वो ढोंग रचते हैं। अच्छा। हाँ, फिर हमको पता है कि वो यहाँ की सबसे उम्दा स्कूल में पढ़ाई करके बाहर निकले हैं, पर वो ढोंग करते हैं। अमूमन तो ये होता है जिनको अंग्रेजी नहीं आती वो कहते हैं कि हमको अंग्रेजी आती है। ये किस्सा अलग हो जाता है जहाँ आने के बावजूद लोग कहते हैं कि हमको नहीं समझ में आती, आपने तो हमको कुछ और ही कहा था और इस पे गलती से हमारी साइन आ गई है, हम तो पढ़े लिखे है ही नहीं। और फिर एविडेंस में उनकी बहुत बढ़िया बढ़िया डिग्री सामने आती है। ऐसे में जज साहब को तो मतलब उनके लिए बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती होगी। सिचुएशन तो हंस वही देते होंगे वो तो देखकर। परजुरी होती है। अब पर परजुरी फिर आप परस्यू कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आप एफिडेविट जैसे ही कोर्ट में लिखते हो, यू आर राइटिंग दैट आई हियर बाय स्वेयर एंड स्टेट ऑन सोलेम एफर्मेशन, जो भी लिखा गया वो सच है। अगर उसमें मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं परजुरी कमिट कर रही हूँ, जिसके लिए आईपीसी में बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है। पर अगर ये केस चल ही रहा है, उसमें और एक और केस कहाँ कोई ऐड करेगा। हाँ। झूठ बोल रहे हैं हर कोई, सबको पता हो कौन कितना क्या झूठ बोल रहा है। अच्छा। ना उसकी शिनाख्त होनी बाकी है। फॉरेंसिक्स होते हैं, लोग 2-3 बिल्स प्रोड्यूस करते हैं। हाँ। कि भाई फिर फॉरेंसिक में आप भेजिए। और बुरी बात क्या होती है, हमारे जो बुजुर्ग ऑडियंस है वो इस बात से सहमत होंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना आपकी हस्ताक्षर चेंज होती जाती है। चेंज हाथ आपका थोड़ा कांपता है। बैंक में वही व्यक्ति खड़ा होता है, वो प्रूव नहीं कर पाता है कि ये मेरी सिग्नेचर है या नहीं है। और हमारी टेक्नोलॉजी चलिए अच्छी बात है, पर लानत इसीलिए है क्योंकि फिंगरप्रिंट्स चले जाते हैं लोगों के बाय द टाइम दे रीच 60। अच्छा। हाँ, देयर आर नो फिंगरप्रिंट्स हैपनिंग। वो कनेक्ट उनका वेरिफिकेशन करवाना मुश्किल हो जाता है। आधार बनवाने में वो वेरिफिकेशन में भी मशीन एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि बुढ़ापे में वो सारी लकीरें तो मिट रही हैं। किसी को मोतिया बिंदु हो गया तो वो भी कह रहे हैं कि भाई हम आंखों से आपका कंफर्मेशन करेंगे, नहीं हो पाता है, लेंस पहने होते हैं। तो ओह, ये तो एक अलग ही बात है। टेक्नोलॉजी इज, वी फील दैट इट इज गुड, इट कैन बी फेटल। उनकी भी अपने एक लिमिट्स आ जाती है। टेक्नोलॉजी भी तो फाइनली हम ही लोगों ने बनाई है। हाँ, टेक्नोलॉजी, अब हम एक मॉन्स्टर पाल रहे हैं। आप बारिश से भीग के आइए, आप घर में घुसना चाहते हैं, आपका गेट आपको शायद एक्सेप्ट ना भी करे because your hands are wet. True. Or maybe you are having lots of dust in your hand. Machine will not accept your thumbprint. मेरे खानदान में से किसी का भी थंबप्रिंट है ही नहीं आफ्टर 60। अच्छा। ओके, एक बात आती है नॉमिनी किससे बनाया जा सकता है, किससे नहीं बनाया जा सकता, और उसको बदला भी जा सकता है। नॉमिनेशन फॉर्म चेंज किए जा सकते हैं, आप किसी को भी बना सकते हैं। Nothing hard and fast rule about it. और नॉमिनी की क्या वो नाबालिग भी हो सकता है? नाबालिग होते हैं तो वो फिर गार्डियनशिप एक्ट में आ जाता है कि भाई अगर उन्होंने 18 नहीं कवर किया है और मान के चलो वो फ्लैट बिक रहा है, तो उस पेरेंट ने है ना कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है अंडर गार्डियनशिप एक्ट। ओके भाई, ये बच्चे का हक बनता है, हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एफडी में रख रहे हैं। हाँ, और उसका फिर आपको प्रूफ और अकाउंट्स दोनों देने पड़ते हैं। भाई हमने अपने पर नहीं खर्च किया, बच्चे की बेहतरी लाइफ के लिए ही किया है, उसकी पढ़ाई के लिए किया है, बट यू कैन नॉट स्पेंड दैट मनी जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है। ओके।
So actually it is not advisable to put a minor's name in the agreement. If possible avoid it because पेपर वर्क बहुत हो जाता है. हाँ, एक फिर बात आती है कि नॉमिनी बनाने पर भी क्या वसीयत की जरूरत होती है? हाँ, क्योंकि नॉमिनी में आप सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो उसी में आप फॉर्म भरोगे ना नॉमिनी में, हाँ. या तो बैंक में आप लिख दोगे, पर अगर आपका डिबेंचर्स है, आपके डिविडेंड्स हैं, ऑफ कोर्स ऑर्नामेंट्स हैं, जो भी है, ज्वेलरी है, तो उसके लिए वसीयत काम की चीज तो है ही. और नॉमिनी कैसे है, हर अलग अलग जगह पर फैली हुई है. वसीयत एक ऐसी चीज है जो एक डॉक्यूमेंट में आपने क्या क्या कमाया है, उसका एक ब्यौरा आ जाता है कंप्लीट. अब मुझे नहीं पता आपने बजाज में पैसे डाले, टाटा में डाले हैं, नहीं डाले, पर अगर आपने वसीयत में लिखा तो मुझे पता होगा कि भाई आपने यहाँ ये पैसे डाल रखे हैं. आपसे ये जानना चाहते हैं ई विल क्या होता है? ई विल इज एन इलेक्ट्रॉनिक विल. बैंक्स आपको ऑनलाइन ये सहूलियत दे रही है, जहाँ पर आप 15-20 मिनटों में आप अपना नाम लिखिए, आपको रिश्तेदार क्या है. अच्छी बात है. वैसे इसमें कोई एम्बिग्विटी के सवाल नहीं है इसमें कोई. पर ये भी हो सकता है आपके लिए कौन विल बना रहे हैं ये उस चैनल को कहाँ से पता चलेगा. हाँ, अगर ये माध्यम प्लेटफॉर्म पे, तो हर चीज के आगे दो पहलू हैं. मैंने अगर बना रही हूँ, मैं अपने हैंडराइटिंग में बनाया तो मुझे पता है, पर अगर आज मेरा बच्चा मेरा ही विल बनाने लग गया है ऑनलाइन, सो वी हैव टू टेक ट्रेमेंडस प्रिकॉशन. बट ऑनलाइन बना सकते हैं विल. व्हाई गो टू लॉन्ग प्रोसीजर, अपने जबान में लिखिए. हाँ, इस जुबान की मैं बात जानना चाहती हूँ. जब कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनता है विल का, वसीयत का, तो उसमें हिंदी या इंग्लिश यही दो लैंग्वेजेस अलाउड है, या हमारे देश की बाकी की जो राजकीय भाषा है वो भी अलाउड? वो भी अलाउड है. साउथ में जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ लोग वसीयत तो बनाते ही हैं. तो इतनी पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत सारी चीज़ें ऐसी मालूम पड़ी जो आम जनता तक नहीं पहुँच पाती. उसके लिए बहुत आपका धन्यवाद. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू.